हाँ तो स्टूडेंट, ये कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए ये है पाठ नंबर 13। एनसीईआरटी की बुक है विज्ञान की। पाठ नंबर 13, पाठ का नाम है ध्वनि। इसमें प्रश्न नंबर 5 में क्या है कि एक दोलन 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है। इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। आवर्तकाल, काल मीन्स होता है समय, तो इसमें दे रखा है 4 सेकंड में 40 बार, तो इसका 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो इसमें पूछ रहा था आवर्तकाल, तो आवर्तकाल का सूत्र होता है वो होता है समय लगा बटे दोलन की संख्या, यानी जितने समय में और जितने दोलन करता है। ठीक है, इसमें भाई समय कितना लगा 4 सेकंड, और दोलन करता है कितनी बार करता है 40 बार, तो 4/40 इज इक्वल टू 0.1 सेकंड। ठीक है, अब आता है आवृत्ति। अब आवृत्ति ज्ञात करना है तो आवृत्ति का एक फॉर्मूला होता है कि दोलन की संख्या। अब इसमें 1 सेकंड निकलेगा, इसमें 1 सेकंड निकलेगा। अब 1 सेकंड क्या निकलेगा कि ये निकलेगा तुम्हारा 4 सेकंड में 40 बार, तो 1 सेकंड में सबको पता है 1 सेकंड में कम होगा भाई, 4 में तो हो रहा 40 बार, तो 1 सेकंड में कम होगा, और कम के लिए करते हैं हम भाग। तो आवृत्ति का सूत्र इसी में लग जाता है कि दोलन की संख्या बटे लगा हुआ समय। तो ये होगा तुम्हारा 40/4 बराबर 10 हर्ट्ज। हर्ट्ज को HZ से संकेत करते हैं। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 6। एक मच्छर अपने पंखों को 50 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है, तो कंपन का आवर्तकाल कितना होगा। मैंने ऊपर वाले सवाल में बताया था कि आवर्तकाल का जो फॉर्मूला होता है वो लगा हुआ समय, यानी जितने समय में कंपन कर रहा है, तो कितने समय में कर रहा है 1 सेकंड में प्रति सेकंड। प्रति सेकंड मीन्स होता है 1 सेकंड, और कितना कंपन कर रहा है 500 कंपन। ठीक है, तो आवर्तकाल में लगा आवर्तकाल हुआ कि लगा हुआ समय बटे जो कंपन की संख्या, तो कंपन लगा समय कितना 1, और बटे कंपन की संख्या कितनी है 500, तो 1/500 इज इक्वल टू 0.002 सेकंड। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 7। निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। अब ध्वनि उत्पन्न करने के लिए अब छल्ला कैसे, आप छल्ला को दांत में दबाओ, एक हाथ से पकड़ो, एक हाथ से पकड़ो, और आप उसे छल्ले को एक बार पकड़ के खींच के छोड़ दो दूसरे हाथ से, तो बहुत देर तक हिलता रहता है, तो वो होती है कंपन। तो ढोलक के बारे में क्या बता रहा है कि ढोलक में तनिक झिल्लियां होती हैं जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन करती हैं। आपने देखा होगा ढोल को जब एक तरफ से पीटते हैं तो दूसरी तरफ वो जो उसका मंडा हुआ होता है, दूसरी तरफ से जो मंडा हुआ होता है वो कंपन करता है। नंबर क्या आता है सितार। अब सितार में तनिक तार, जो तुमने देखा है तनिक तार जो होता है उसमें, उस तार को हिलाने पर ही क्या होता है वो भी कंपन करते हैं, वो भी ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अब आती है नंबर 3 में बांसुरी। अब बांसुरी में कोई तार नहीं होता, ठीक है, ना ही कोई झिल्ली होती है, तो उसमें क्या होता है, तो बांसुरी में किस वजह से बांसुरी को किसकी सहायता से बजाते हैं, बांसुरी को बजाते हैं वायु की सहायता से। ठीक है भाई, बिना हवा के बांसुरी थोड़ी बज जाएगी भाई, फूंकते हैं उसे, तो फूंकने के बाद क्या रहा है वो कि बांसुरी एक पवन संगीत वाद्य यंत्र है। पवन संगीत यानी हवा का, जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए वायु स्तंभ का उपयोग करता है। ठीक है, इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 8। शोर तथा संगीत में क्या अंतर है। क्या कभी संगीत शोर बन सकता है। भाई सीधी सीधी सी बात है, शोर तो होता है अनियमित रूप से, ठीक है, अनियमित रूप से उल्टा सीधा जैसे भी हम आवाज कर सकते हैं।
और संगीत होता है नियमित रूप से। ठीक है, उसमें मुख्य रूप से आवाज़ की भी भूमिका होती है, उनके नियमों की भी भूमिका होती है। अब इसमें उत्तर बोल रहा है कि संगीत एक ध्वनि है जो एक मधुर अनुभव उत्पन्न करती है, जबकि शोर एक अवांछित और अप्रिय ध्वनि है। भाई शोर किसी को भी पसंद नहीं होता। ठीक है, तो संगीत प्रकृति, संगीत वाद्य यंत्र आदि द्वारा उत्पन्न होती है। शोर वाहनों के हॉर्न, मशीनें आदि द्वारा उत्पन्न होते हैं। भाई आपने ट्रैक्टर देखा होगा, बहुत बुरी तरह से आवाज़ करता है जब उसकी रेस देते हैं। आपने बाइक देखी होंगी, बुलेट देखी होगी, किसी किसी बाइक या किसी बड़ी गाड़ी का साइलेंसर ऐसा होता है कि वो बहुत बुरी तरह से आवाज़ करता है। ठीक है, तो संगीत भी शोर का रूप धारण कर सकती है। ठीक है, संगीत भी शोर का रूप धारण कर सकते हैं अगर संगीत को ज़्यादा ऊंची आवाज़ में चलाया जाए या बहुत सारे संगीत एक ही समय में ज़ोर ज़ोर से चलाए जाएं। भाई आप सबने जो है वो तो देखा ही होगा, डीजे अब चलते हैं जो साउंड होते हैं बड़े बड़े साउंड, भाई उसमें 4 कॉलम लगे होते हैं। अब 4 कॉलमों में अलग अलग गाने बजा दो, अलग अलग गीत बजा दो और सभी को एक साथ बजाओ, तो वो शोर होगा या संगीत होगा? भाई नियमित रूप से तो वो संगीत नहीं होगा, क्योंकि वो 4 बज रहे हैं और उसमें एक की भी शुद्ध की आवाज़ नहीं है। ठीक है, या क्लासरूम में 10 बच्चे हैं, 10 को कहो का एक साथ बातें करो, अलग अलग बातें करनी है। ठीक है, तो ये होता है शोर। प्रश्न 9 आता है, अपने वातावरण में शोर प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। जिससे हम शोर कह सकते हैं, उनकी सूची बनानी है। तो शोर प्रदूषण के मुख्य कारण वाहनों की आवाज़ें, विस्फोट जिनमें पटाखे फोड़ना, मशीन, लाउड स्पीकर आदि शामिल हैं। घर के स्रोतों में भी शोर प्रदूषण होता है। ऊंची आवाज़ में चलाए गए टेलीविज़न तथा ट्रांजिस्टर रेडियो, कुछ रसोइयों के उपकरण, कूलर, वातानुकूलर सभी शोर प्रदूषण के उत्तरदायी हैं। अब प्रश्न नंबर 10 आता है, वर्णन कीजिए कि शोर प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार से हानिकारक है। भाई सबको पता, आपको भी पता है, जब आप थोड़ी देर के लिए जो ज़्यादा ऊंची आवाज़ में साउंड बजाते हैं उसके पास खड़े हो जाते हो, थोड़ी देर के लिए आपको बहुत 80% आवाज़ आने लगेगी। ठीक है, अब इसका उत्तर दिया है कि अनिद्रा, अति तनाव, चिंता, अन्य स्वास्थ्य संबंधी विकार शोर प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की सुनने की क्षमता अस्थायी अथवा स्थायी रूप से कम हो जाती है। ठीक है, तो सबको ये सलाह देनी है कि कोई भी चीज़ है, भाई एक सबसे बड़ी बात है कि इससे भी हमारा शोर प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। जैसे बच्चे या बड़े लोग कानों में ईयरफोन लगाकर बहुत ज़्यादा आवाज़ में गाने सुनते हैं या कोई बात सुनते हैं। ठीक है, तो ये नहीं करना है। जो ऐसा मतलब ऐसा नहीं करना है जो वो आपको शारीरिक रूप से परेशान करे। अब आता है प्रश्न 11, अपने माता पिता आपके माता पिता एक मकान खरीदना चाहते हैं। उन्हें एक मकान सड़क के किनारे पर तथा दूसरा सड़क से 3 गली छोड़कर देने का प्रस्ताव किया गया है। आप अपने माता पिता को कौन सा मकान खरीदने का सुझाव देंगे? भाई अपने उत्तर की व्याख्या करो। भाई आप एक बात बताओ, अगर आपका मकान बिल्कुल ऑन रोड यानी सड़क के बिल्कुल पास होगा तो उसमें ज़्यादा सुरक्षित नहीं हो आप। क्यों नहीं हो? कि अचानक हमें तेज़ी से बाहर निकलना पड़ जाए और तुम्हें दिख नहीं रहा कि वाहन भी आ रहा है, तो वहीं घिस जाओगे। ठीक है, अब इसका दे रखा है इसमें कि सड़क के किनारे शोर प्रदूषण ज़्यादा है, ये भी बात है। इसलिए मैं एक मकान का सुझाव दूंगा जो सड़क के किनारे से 3 गली दूर है, क्योंकि वहाँ प्रदूषण स्तर कुछ हद तक कम होगा। भाई वाहनों का तो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो बात मैंने बताई है वो भी मुख्य रूप से भी मानी जा सकती है। भाई बच्चे हैं, सभी के घर में बच्चे होंगे, बच्चे खेलते खेलते अचानक से बाहर निकल जाते हैं और ना रास्ता देखते। भाई बच्चे तो बच्चे होते हैं,
तो उसमें जो है दुर्घटना होने के चांस होते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 12 आता है, ये है मानव में ध्वनि वाक यंत्र या कंठ द्वारा होती है। मानव, ये प्रश्न है, उसका चित्र बनाना है, उसके कार्य को शब्दों में लिखना है, वो आपको इसमें दे रखा है। ठीक है। तो मानवों में ध्वनि वाक यंत्र का कंठ द्वारा उत्पन्न होती है, सबको पता है। अगर हमारा गला दबा हुआ होगा तो आवाज़ पे भी फर्क पड़ता है। देखो प्रैक्टिस करके देखो हल्का सा। तो वाक यंत्र जो है, या कंठ के वाक यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक तंतु इस प्रकार तानिक होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिरी बनी होती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिर्री से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वही जैसे मैंने उसमें बताया था आपको पिछले सवाल में, कौन सा सवाल था, वो था ये ढोलक वाला, एक सितार वाला। ठीक है, कंपित होती है। आगे आता है, जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक हो गया बलपूर्वक झिल्ली से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती हैं। जब वाक तंतु तने हुए और पतले होते हैं तब ध्वनि का प्रकीर्ण या उनकी गुणवत्ता उस वाक ध्वनि से भिन्न होती है। ठीक है, ये आता है तुम्हारा 12वें क्वेश्चन का आंसर। अब आया क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या है, हालांकि मैंने बता दिया था, फिर भी एक बार देख लो। आकाश में तड़ित तथा मेघार्जन, तड़ित किसे कहते हैं, वो कहते हैं ना बिजली कड़कना, वो तड़ित होती है। मेघार्जन यानी जो बहुत जोर से बादल गरजते हैं की घटना एक समय पर तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती है। हमें तड़ित पहले दिखाई देती है तथा मेघार्जन बाद में सुनाई देता है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं? आंसर है, भाई सबको पता है, अगर लाइट आएगी, अगर हम किसी 100 मीटर दूर तक लाइट को मारते हैं तो लाइट पहले पहुंचेगी। ठीक है, और अगर आवाज़ मारते हैं तो आवाज़ काफ़ी देर बाद पहुंचेगी। काफ़ी मतलब काफ़ी देर तो नहीं, बाकी कुछ क्षणों के बाद, यानी प्रकाश से धीमी गति से। भाई प्रकाश की गति ज़्यादा होती है और ध्वनि की गति कम। तो ध्वनि की जो गति होती है वो होती है 330 मीटर प्रति सेकंड, और प्रकाश की गति कितनी होती है, इसे देखो। ये है तुम्हारा, ये मिलियन में दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में, 300 मिलियन प्रति सेकंड। 300 मिलियन मीटर, 300 मिलियन मीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में 300 मिलियन तक लाइट पहुंच सकती है, 300 मिलियन मीटर तक। ठीक है, तो प्रकाश ध्वनि की तुलना में बहुत तेजी से यात्रा करती है। यही कारण है कि ताड़ित पहले देखी जाती है और मेघार्जन बाद में सुनाई। ठीक है, तो ये तुम्हारा चैप्टर पूरा हो जाता है। तो इसे जो है कल करके लेकर आना है सभी को। ठीक है, ओके।